इतिहास के बारे में कई बार हमें मतभेद इसलिए भी दिखाई देते हैं कि एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि कुछ ब्लाइंड एक हाथी के पास जाते हैं। एक जो अंधा व्यक्ति है वो हाथी की टांग पकड़ता है और कहता है कि जिसकी टांग मोटी हो, खंभे की तरह हो, वही हाथी है। एक अंधा व्यक्ति जाता है और हाथी की पूंछ पकड़ लेता है, कहता है नहीं नहीं, जिसकी इतनी लंबी पूंछ है वो हाथी है। तीसरा जाता है और कहता है कि अरे नहीं भाई, वो ट्रंक पकड़ता है, सूंड पकड़ता है और कहता नहीं नहीं, जिसकी सूंड है वो हाथी है। और चौथा जाता है, वो कान पकड़ता है और कहता है जिसके कान सूप जैसे हों वो हाथी है। और चारों लड़ने लगते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सभी चारों पार्ट हाथी के थे, लेकिन सब इस बात पे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही हाथी है। और इसी तरीके से यही मतभेद आप इतिहास में देखते हैं। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जी हां, ये शायरी इतिहास के संदर्भ में और खासकर भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में बड़ी मुफीद साबित होती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास लेखन और खासकर भारतीय इतिहास लेखन को लेकर जो उठे विवाद हैं उस संदर्भ में। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि क्या अभी तक हमने झूठा इतिहास पढ़ा है? आप सब जानते होंगे, पिछले कुछ वर्षों से लगातार इतिहास के कई प्रसंगों को लेकर, इतिहास के कई तथ्यों को लेकर, इतिहास के प्रस्तुतिकरण को लेकर यह लगातार विवाद हो रहा है। क्योंकि जब सरकारें चेंज होती हैं तो और तब उस समय इतिहास लेखन को बदलने की बात की जाती है, नए सब्जेक्ट को, उसकी अप्रोच को बदलने की बात होती है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा दिखने लगता है कि क्या राजनीति प्रभावित कर रही है हमारे पाठ्यक्रम को, क्या राजनीति के हिसाब से हिस्ट्री लिखी जा रही है, जैसा कि आरोप अभी लग रहा है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसे राइट विंग गवर्नमेंट, दक्षिणपंथी सरकार बोलते हैं। और कई विमर्श खासकर ऐसा भी उठ रहा है कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि शायद जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है, उस ताने बाने को, जिस तरह की परंपरा चली है अभी लेखन की या जो चर्चा चल रही है, उस ताने बाने को शायद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज ये सारी बातें एक एक करके देखते हैं। अभी हाल ही में एनसीईआरटी का सिलेबस बदला गया। एनसीईआरटी के सिलेबस के बदलाव को जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब का, सकलानी साहब का, वो कहते हैं कि चूंकि एक पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हैं और कुछ चीज़ें इररिलेवेंट हैं, तो कोरोना को देखते हुए अब एक दौर आ गया था जब हम एक छटनी करें, हम उन इररिलेवेंट चीज़ों को हटा दें, जो रिपीटेड चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम कर दें कि बच्चों को जो किताबों का बोझ है वो कम हो। और इसी संदर्भ में विज्ञान में आपने सुना होगा 9th और 10th की साइंस की बुक से डार्विन का विकासवाद हटाया गया, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। और 1800 साइंटिस्ट ने लिख कर दिया, अध्यापकों ने लिख कर दिया कि डार्विन के विकासवाद के बिना हम कैसे साइंस पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन उनका अपना एक्सप्लेनेशन है कि हमने इसलिए हटाया चूंकि क्लास 7th में और क्लास 12th में फिर से डार्विन वाद पूरी तरह से है, तो 9th और 10th से हटाया गया है, न कि पूरे साइंस के पाठ्यक्रम से। तो खैर ये चर्चा का एक अन्य पक्ष है। इसी तरह पॉलिटी में अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकी एकाधिकार विश्व में हटाया गया उस सिलेबस को। तो उस समय ये कहा गया कि ये उस दौर के लिए सही था, 90 से 2000 के लिए, जब यूनिपोलैरिटी चल रही थी, अमेरिकन हेजेमनी चल रही थी,
लेकिन आज का जो विश्व है वो मल्टीपोलर होता जा रहा है। और अगर पढ़ना ही है तो कुछ हमारे इतिहासकार विद्वानों का कहना है कि फिर चाइनीज हेजेमनी पढ़ाइए। लेकिन चाइनीज हेजेमनी नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल जो सुप्रीमेसी रही है इतिहास लेखन में लेफ्ट विंग की, वो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना और रूस को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। लेकिन आज जो हमारा मेन प्रसंग है वो है इतिहास पे। इतिहास का सिलेबस भी बदला गया और उसमें दो बड़ी चर्चा में रहे। एक 11th की एनसीईआरटी से इस्लाम का उदय और दूसरा 12th की एनसीईआरटी से मुगल दरबार। इसको हटा दिया गया। मुगल जो इतिहास है उसको पूरा नहीं हटाया गया। इसी 12th में आप देखेंगे तो जो मुगलों का आर्थिक सामाजिक योगदान है वो है इस चैप्टर में, उस 12th की किताब में। अब आप जरा ये देखिए कि इस्लाम के उदय या मुगल दरबार की रिलेवेंसी क्या थी और क्या इतना विस्तार दिया जाना जरूरी था। तो अगर मैं पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चीजों को हटा दूं तो एक बात मैं भी सहमत हूं कि इन सब चैप्टर के हटाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और जो विद्यार्थियों को हमारे इतिहास की एक समझ होनी चाहिए, जो मूलभूत समझ होनी चाहिए उस समय की, वो चीजें अवेलेबल हैं अभी भी। पहले तो इतिहास का अर्थ हमें पता होना चाहिए और उसका अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ। अतीत में ऐसा निश्चित ही हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा तथ्यों के आधार पर। अब तथ्य अपने आप तो बोलेंगे नहीं, तथ्य को इतिहासकार अपने विश्लेषण, अपने ज्ञान के द्वारा अपने शब्दों का रूप दे के बुलवाता है। अब समस्या यही आती है कि तथ्य जब अपने आप नहीं बोलते, इतिहासकार बोलता है, तो वो इतिहासकार पॉलिटी और आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो पाता। और जब नहीं हो पाता तो वो अपने तरीके से उस तथ्य का विश्लेषण करता है। एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर आप लाल चश्मा पहन के दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया लाल दिखेगी, हरा पहन के देखेंगे तो हरा दिखेगी, और अगर काला पहन के देखेंगे तो काले दिखेगी। ऐसा ही कुछ इतिहास में है। इतिहास में कई स्कूल्स हैं, मार्क्सवादी स्कूल, सबल्टर्न स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल, इंपेरिकल स्कूल। तो ये आइडियोलॉजी के आधार पर इतिहास लेखन के स्कूल हैं। सबके अपने अपने थॉट हैं, सबके अपने अपनी आइडियोलॉजी है, इसलिए उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर इंपेरिकल हिस्टोरियन होगा तो वो कोई भी बात भारत के बारे में कोई विमर्श करेगा तो ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर अंग्रेज ना आते तो भारत आधुनिक राष्ट्र नहीं बन पाता। अंग्रेजों के कारण ही भारत सभ्य बन पाया। ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक तरह से जादू था, एक जादुई दरवाजा था। मार्क्सवादी इतिहासकार जब आएगा तो वो जब इंटरप्रिटेशन करेगा तो कहीं ना कहीं सर्वहारा बुर्जुआ के क्लैश से बोलेगा, वर्ग संघर्ष की बात करेगा और ये कहने लगेगा कि इसके पीछे जो आर्थिक तत्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर जो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विश्लेषण लाने की कोशिश करेगा कि जिससे एक प्रोग्रेसिवनेस दिखे, भले ही वो सच हो या ना हो, लेकिन प्रगतिशीलता को दिखाने के लिए वो कई तथ्यों को गलत तरीके से या अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। अगर हम राष्ट्रवादी स्कूल की बात करें तो ये भारत, भारतीयता, अपनी पुरानी संस्कृति, अतीत के गौरव, इसके आधार पर विमर्श को आगे लेके चलेगा। तो ये जो 3-4 स्कूल हैं वो अपने तरीके से लिखेंगे तो ऑब्वियसली विभेद होगा। और इसीलिए इतिहास का जब भी कोई विषय आता है तो ऐसी चर्चाएं और विवाद शुरू हो जाते हैं। अब देखिए समस्या, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा इतिहास ज्यादातर विदेशियों द्वारा लिखा गया शुरुआत में। और जब विदेशियों द्वारा लिखा गया तो जैसा कि हमारे NSS डोभाल साहब कहते हैं कि इतिहास हमेशा विजेताओं के प्रभाव में लिखा जाता है। बात गलत भी नहीं है।
और खासकर जब भारत में इस्लाम आया, जब इस्लामिक शासन आया, तो एक परंपरा रही है इस्लामिक शासन की कि वो दरबारी लेखक रखते थे और अपने बारे में, अपने कृत्यों को और गौरवान्वित बनाने के लिए वो इसे लिखित करवाते थे। और यहां से एक परंपरा चली जिस मूल इतिहास की बात हम लोग करते हैं। तो पहले सल्तनत काल, फिर मुगल काल, ये इतिहास की परंपरा चलती रही। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने तरीके से इतिहास लिखवाना शुरू किया। और उसके बाद, आजादी के बाद, जब भारतीय इतिहास को स्वतंत्र तरीके से लिखा जाना चाहिए था, तो कोई भी कारक हो, लेकिन यह सत्य है कि पूरी तरह से जो इतिहास लेखन, साहित्य लेखन था, वो मार्क्सवादी, वामपंथी विद्वानों के प्रभुत्व में चला गया। अब जब वामपंथी और मार्क्सवादी विद्वानों के प्रभुत्व में चला गया, तो इन्होंने वही चश्मे से इतिहास को देखा और लोगों को दिखाना चाहा जैसा कि वो चाहते थे। तो कई जगह ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिसका संदर्भ स्पष्ट होता है कि यह गलत था, तब भी इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको एक 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उस क्लास की एनसीईआरटी में एक हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्यक्रम है, पेज नंबर 66 पर, 66 पर। अब एक क्वेश्चन दिया जाता है कि राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समाज की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन को राजेंद्र चोल की तुलना महमूद गजनवी के साथ करके क्वेश्चन पूछा जाना, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। वो गजनी जो लुटेरा था, वो गजनी जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जिसने 50,000 लोगों की हत्याएं की, वो गजनी जो भारत से जाते समय बहुत सारा ध्वंस करता चला गया, उसकी तुलना राजेंद्र चोल जैसे नायक से, जिसे हम साउथ इंडिया का समुद्रगुप्त भी कहते हैं, उस राजेंद्र चोल ने, जिन्हें गंगैकोंड चोलपुरम कहते हैं, जो बसाया था गंगैकोंड कहते हैं, वो चोलों का नायक कैसे इससे कंपैरिजन किया जा सकता है। तो यहीं से वो बात आती है। और महमूद गजनी को जिस तरह किताबों में, सामने मैंने कई सारी एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार 11th में जब उनकी एनसीईआरटी की पुरानी बुक चलती थी, तो सारी बात लिखते हुए फिर ये लिखते हैं वो, चूंकि उनकी मजबूरी है, उनका कंपल्सन है, वैचारिक आधार पर वो सारी बातें महमूद गजनवी के बारे में लिखेंगे और फिर लिखते हैं कि लेकिन उसका उद्देश्य धार्मिक नहीं था। उसको लुटेरा बताया जाता है, आक्रांता बताया जाता है, लेकिन धर्म को जानबूझ करके वो धर्मांध नहीं था, ये लिखकर ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और जब वो, हम उसी के कॉन्टेम्परेरी, उसके खुद इतिहासकार को देखते हैं, चाहे हम अलबरूनी को पढ़ें, चाहे हम उतबी को पढ़ें, चाहे हम बैहाकी को पढ़ें, जो महमूद गजनवी के कॉन्टेम्परेरी हिस्टोरियन हैं, उन्होंने जबकि साफ लिखा है कि महमूद गजनवी जो है वो बुतसिकन बनना चाहता था, वो मूर्ति का विध्वंसक बनकर इस्लाम में अपना गौरव स्थापित करना चाहता था। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद कह दिया नहीं, उसका उद्देश्य धार्मिक नहीं था। जी था। अगर हम सारी परंपराओं, सारे कॉन्टेम्परेरियन टेक्स्ट को लेकर देखें तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो इस्लाम का गौरव लेकर आगे बढ़ा, तलवार के बल पर आगे बढ़ा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं धार्मिक उद्देश्य भी था। लेकिन अभी तक की किताबों में इसे थोड़ा सा, वो कई कारक रहे होंगे, लेकिन इसे माइल्ड करने की कोशिश की गई, जबकि उसके साथ के लोगों ने ही उसे एक तरह से इस्लाम का झंडा बरदार बनाने की कोशिश की और लिखा कि ऐसी ऐसी बातें हैं और इस तरीके से हम इस बात को नकार नहीं सकते।
इसी तरह इतिहास लेखन की परंपरा जब आगे बढ़ती है, अगर हम मैंने केवल इस्लाम या मुगल वाला टॉपिक इसलिए आपके सामने मैं ला रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद इस बात पे है। तो पहली बात तो महमूद गजनी को सही संदर्भों में प्रस्तुत करने में दिक्कत क्या है। जब वहां की किताबें कहती हैं कि वो मंदिर तोड़ता है, उसे अपवित्र करता है, मूर्ति को लेकर, खजाने को लेकर वो बाहर चला जाता है दिल्ली की ओर, इसके बावजूद हम उस चीज को क्यों छुपाना चाहते हैं। तो महमूद गजनी लुटेरा था, आक्रांता था और धर्मांध था, इसे मानना होगा। क्योंकि अब अगर विमर्श इस लेवल पर है तो हमें सारी तरह की चर्चाओं को देखना होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, अगर मुगलों पे आए तो मुगलों पर जो सबसे महान शासक मुगलों के कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो हैं अकबर। अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। सुलह कुल की नीति है, दीन इलाही की बात है, इबादत खाने में चर्चा की बात है, राजपूत मुगल संबंधों को लेकर अकबर जिस लेवल पर गए उसकी बात है, स्वीकारते हैं। लेकिन यह बताने में क्या दिक्कत है कि चित्तौड़ के आक्रमण पर अकबर ने वो सब किया जो एक बर्बर, कोई महमूद गजनी, कोई तैमूर लंग या जो नादिर शाह ने किया। हम अकबर की केवल तारीफ क्यों करें। इतिहास तो वो है, इतिहास का उद्देश्य तो ये है जैसा हुआ उसे दिखाना। हम मराठों के पार्ट को देखें, हम राजपूतों के पार्ट को देखें, हम साउथ इंडियन राजेंद्र चोल के पार्ट को देखें, हम सब में देखते हैं कि पॉजिटिव के साथ साथ उनकी आलोचनात्मक चीजें भी दिखी गई हैं। कमियां हैं तो बतानी चाहिए, इतिहास यही विषय है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने कुछ इस पार्ट पर उनकी कमियों को एकदम छुपाकर रखने की कोशिश की। चित्तौड़ में अकबर वो सब करता है जो किसी फिल्म का जो सबसे खतरनाक विलेन है वो कर सकता है। इस हद तक जिद में था अकबर कि उसने चित्तौड़ के किले में घुसकर, जब जीत चुका है 8,000 सैनिकों से, जयमल और पत्ता के शौर्य पराक्रम के बावजूद राजपूत हार चुके हैं, मेवाड़ हार चुका है उस समय, और जब वो जाता है तो वो इसे इस बात की केवल एक ईगो कहिए कि आखिर मेवाड़ ने अधीनता नहीं स्वीकारी और जो किले में लोग हैं उन्होंने साथ दिया। कहा जाता है 40,000 लोगों को कत्लेआम कराया, 40,000। और यह बात कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं कहता है। आपको आश्चर्य होगा, जेम्स टॉड जिन्होंने राजपूताना इतिहास पर बहुत कुछ लिखा, उनके विवरण में शामिल है। और सबसे बढ़कर अबुल फजल की अकबरनामा में भी ये बात लिखी गई है। और यहां तक कहा गया है कि कितने लोगों को मरवाया। इसकी बात इस चीज से होती है कि जो हिंदू जनेऊ पहनते थे, उसने कहा जनेऊ को तौला जाए, और जब जनेऊ को तौला गया मारे लोगों के, तो ये लगभग 2950 kg, 2950, लगभग 3,000 किलो जनेऊ का भार आया। सोचिए क्या कत्लेआम मचाया था। यह आंकड़ा दिया गया है, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। ये अकबर, उस अकबर जिसकी महानता के कई किस्से हैं, लेकिन एक जो उसका ग्रे एंगल है उसे इस तरीके से नहीं बताया गया। तो ये विमर्श चल रहा है, चर्चा चल रही है कि क्यों ना ये पॉजिटिव के साथ हम उसके निगेटिव पक्ष को लेके दें। तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास के शासकों को देखें तो हम अशोक की बात करते हैं, और महान अशोक में भी बोलते हैं कलिंगा वार में सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं हुई। लेकिन जब हम अकबर पे आते हैं तो हम क्यों इतिहास को छुपाना चाहते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर जो बातें हैं, जिस तरह से इन आक्रांताओं, खासकर मेडिवल काल में जिस तरह अत्याचार होते थे, उसके बाद महिलाओं को जौहर तक करना पड़ा, तो ये सब चीजें
सही तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से जरूर सामने आनी चाहिए, तभी पूरा सच निकलेगा, तभी वो इतिहास होगा, नहीं तो ये आंशिक इतिहास है। इस लेवल पर वो अकबर जो जिहाद की बात करता है, एक तरफ हम अकबर का सॉफ्ट रूप देखते हैं, देखना चाहिए क्योंकि दोनों व्यक्तित्व हैं, लेकिन ये बात भी बताई जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ाया कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो दिवेर का युद्ध हुआ, उस दिवेर के युद्ध में कैसे महाराणा की सेनाओं ने लगभग अपने पीछे हटे हुए जगहों को फिर से आगे बढ़कर जीता, हारे हुए किलों को फिर से जीता, ये नहीं बताया गया, जबकि ये शौर्य का विषय था। तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि मेडिवल हिस्ट्री चूंकि एक ऐसा ताना बाना हो जाता है, चूंकि वो कहीं ना कहीं हम अपने सेकुलरिज्म, कहीं ना कहीं हम टॉलरेंस और इन सब चीज़ों को उसमें ले आते हैं, और हम इस चीज़ से बचते हैं कि सत्य, और अगर उन्होंने बर्बरता की तब भी हम छुपाने का प्रयास संभवतः इस दृष्टि से करते हैं कि जो हमारी साझी संस्कृति है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, वो बनी रहे, लेकिन वन साइडेड क्यों? सेकुलरिज्म अगर है तो उसे सही तरीके से आना चाहिए। सीधा सा अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लें तो सेकुलरिज्म का सीधा मतलब है राज्य का धर्म से अलगाव, आइसोलेशन, सेपरेशन। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो माइल्ड हो जाते हैं, और जब हिंदू की आती है तो इसे किसी अन्य रूप में दिखाते हैं। तो इससे तो बचना होगा, ये कभी एक तरफा नहीं हो सकता। ये विश्लेषण अभी तक जो इतिहास लेखन दिखता है, खासकर वामपंथी इतिहास लेखन में, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पक्षों में वो यूनिलेटरल हो गया है, एक पक्षी हो गया है। वो लोग बार बार आरोप लगाएंगे कि ठीक है, अगर गलत हो गया है, हम तो प्रेम, हम तो शांति की बात करना चाहते हैं, जो हो गया इतिहास में उसकी गलतियों को हम क्यों ले आएं, हम क्यों ना केवल भाईचारे की बात बताएं हो, लेकिन इतिहास का मतलब है कि जो हुआ उसे दिखाएं, और ये भी बताएं बच्चों को, जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ये जरूर बताएं कि ये हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन आज इस तरीके से मत देखो, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो इतिहास सिखाता है कि अतीत से सबक लेना, यही तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। अगर इतिहास में गलत हुआ है तो उस गलत को गलत बताना पड़ेगा। अभी हम अगर 11th की एनसीईआरटी की बात करें तो मराठों के बारे में बात करते हैं, और 12th की एनसीईआरटी के शुरुआती क्रम में जब मराठों और अंग्रेजों का संघर्ष है उस पार्ट को दिया गया, उसमें लिखा जाता है मराठों की सारी बात करते हुए कि मराठों ने एक मंदिर, शारदा देवी का मंदिर तोड़ दिया, जिसे टीपू सुल्तान ने जीर्णोद्धार के लिए धन मुहैया कराया। अब पूरी बात में मराठों का कोई संदर्भ ही नहीं था कि यह बात लाई जाए, लेकिन जबरदस्ती सेकुलरिज्म को सही सिद्ध करने के लिए कि मराठे उतने सेकुलर नहीं थे और टीपू ने ऐसा किया, इस बात की एक लाइन गढ़ दी गई है। कि मैं बिपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो ये बातें कुछ लगता है कि जबरदस्ती वो बातें बताने की कोशिश की जा रही हैं जो सत्य नहीं है, और एक सामाजिक समरसता को बनाए रखने का जो ढकोसला है उसके कारण यह प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज से तो बचना होगा, कम से कम ये इतिहास नहीं है। इसी तरह औरंगजेब, आईएएस में एक साल क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब एक बदनाम शासक था। बड़ा स्पष्ट है, मतलब वो गलत नहीं था, वो अनैतिक नहीं था, वो धर्मांध नहीं था। उसके बारे में इतना, उसके विमर्श को इतना कलंकित कर दिया गया, बदनाम कर दिया गया कि उसकी अच्छी अच्छी नीतियां भी छुपी रह गई। वास्तव में वो एक महान शासक था, लेकिन वो इतना कुछ नीतियों के कारण बदनाम हो गया कि उसे लोग या भारतीय इतिहास गलत नजरिए से देखता है। ये लेखन है
इतिहास लेखन है, आपकी किताबों में है, जो सामने खुली हुई हैं। तो एक संदर्भ, अब जब ये थॉट चला है, थॉट प्रोसेस चला है, तो एक और चीज जो मुझे हमेशा कचोटती रही है वो ये कि जैसे ही कोई अन्य विद्वान या इतिहासकार या अन्य आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति कुछ बोलता है, तो वामपंथी विद्वान ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, इतिहास को बदला जा रहा है। और अगर किसी अतीत की बात पर वो वामपंथी विद्वान अटैक करते हैं और अगर उसका विरोध होता है, कहते हैं भाई ये तो एक अल्टरनेटिव आइडिया है, एक अल्टरनेट थॉट है, इसको स्वीकारिए, मानिए ना मानिए आपकी बात है, बस एक आइडिया है, एक बात है, इसको सुनिए। अपने ऊपर प्रहार नहीं लेते। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिटी ये बड़ी गंभीर है और इस देश के इतिहास में ऐसा ही हुआ। तो हमें करेक्ट करने की इतिहास को बड़ी जरूरत है। वास्तव में इतिहास एक निरंतर बहने वाली धारा है, द कंटिन्यूटी एंड चेंज। अगर बहने वाली धारा है तो इसे पूरे फ्लो को पकड़कर देखना होगा, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना होगा। और भारतीय इतिहास के साथ तो हमेशा यह होता आया। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो पूरा इतिहास लेखन किया, जे.एस. मिल जब भारत का इतिहास लिखता है तो 3 कालखंडों में बांटता है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। वो साफ हमारे इतिहास को टुकड़ों में और धार्मिक आधार पर बांटकर हमारी एकता को प्रभावित करना चाहता है। और सारा उस समय का लेखन कोशिश ये होती है कि भारतीयों को ये दिखाया जाए कि दे आर बर्बर, इलिटरेट और अंग्रेजी ज्ञान के समक्ष ये कुछ भी नहीं है। मैकाले बड़ा साफ कहता है कि हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में रखी एक अलमारी का ज्ञान और पूरब का सारा ज्ञान देखा जाए तो हमारी जो एक अलमारी का ज्ञान है वो पूरब के पूरे ज्ञान से श्रेष्ठ है। ये डर है, ये फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैकाले ने इसके बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और वो बड़ा सक्षम और बड़ा सफल हुआ। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से हमारे इतिहास, हमारे अतीत की सारी बातों को मलिन करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, अंग्रेजों की बात तो समझ में आती है, लेकिन आजादी के बाद क्या? तो आजादी के बाद कई कारणों से जो भारतीय इतिहास लेखन का दायित्व है, जो विमर्श है, वो मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकारों के पास चला जाता है, विद्वानों के पास चला जाता है। 70 के डेकेड में आप देखेंगे इंदिरा जी की सरकार के समय एक पूरा कंट्रोल, ओवर कंट्रोल होता चला जाता है लेखन में वामपंथी इतिहासकारों का। वजह पॉलिटिकल रही हो, आइडियोलॉजिकल रही हो, या रूस उस समय का सोवियत संघ का प्रभाव रहा हो, जो भी हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यह विमर्श का एक दायरा देखिए। एक रूसी व्यक्ति है, उनका नाम है यूरी ब्रेजनेव। ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, लिंक चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको। यूरी ब्रेजनेव बताते हैं कि मैं केजीबी का, रूस की खुफिया एजेंसी का एक सदस्य था और भारत में मुझे भेजा गया। और उस समय सोवियत सरकार, 70 के डेकेड है, इंदिरा गांधी जी के साथ कई कारणों से उस सरकार पर रूस का प्रभाव, सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। उसने साफ लिखा है, अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि हम भारतीय इतिहास को ऐसा बनाना चाहते थे जिससे यहां वामपंथ का प्रभाव, कम्युनिज्म का प्रभाव, कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ जाए, वर्चस्व हो जाए। तो ऑब्वियसली जब वर्चस्व की बात होती है तो हमारे दिमाग में हमारी पढ़ाई और हमारे इतिहास को बदल दो। और जब इतिहास बदल जाता है, शिक्षा पद्धति बदल जाती है, तो ऑब्वियसली बात है, मानसिकता, सोच बदल जाती है। और यहां से वो सुप्रियोरिटी वामपंथियों ने
एक बात रचने की कोशिश की और उन्होंने फिर चाहे जितने भी विषय हों उन सबको इस तरीके से लिखा जिससे जो पुराना अतीत है, जो आप कहें जो अतीत के गौरव की हमारी, चाहे आर्यभट्ट के खोज हो, वराहमिहिर की बात हो, ब्रह्मगुप्त की बात हो, वो सबको मलिन करना शुरू कर दिया। इसके लिए इन्हीं यूरी ब्रेजनोव ने लिखा है कि इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबवर्जन। सबवर्जन भारत में यही सरकारी षड्यंत्र से सबवर्जन शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि सबवर्जन 3 चरणों में होता है। पहला चरण है डीमोरलाइजेशन का। डीमोरलाइजेशन में उन्होंने कहा कि करते क्या हैं, तो कहते हैं वहां के इतिहास की, वहां की अपनी परंपरा को डिस्ट्रॉय करो, रेडिकुलाइज करो और फिर डिलीट कर दो। और इस पहले संदर्भ में यह किया जाता है कि जो भारत की परंपराएं हैं, जो भारत की संस्कृति है, जितनी अच्छी चीजें हैं उनको बताना शुरू कर दो कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये प्रगतिशील नहीं है, ये इस तरीके से अंधविश्वास को लेकर आगे बढ़ी है। और इस मतलब कुल मिलाकर आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि यदि आप किसी महान या किसी बड़े व्यक्ति को अगर हरा ना सकें तो उसके कैरेक्टर को एसिसिनेट कर दो। और ये कैरेक्टर एसिसिनेशन जैसा ही है, उन्होंने डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया कि भारतीय अतीत में जितनी बातें थी वो अप्रगतिशील थी, नॉन प्रोग्रेसिव थी, अनसाइंटिफिक थी, नॉन साइंटिफिक थी। और इस तरीके से हर उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। दूसरा, इस डिमोरलाइजेशन में एक बात और होती है कि अपनी, चूंकि जब हम कम्युनिज्म को हावी बनाना चाह रहे हैं, जब हम सो कॉल्ड प्रोग्रेसिवनेस को लाना चाहते हैं और इसे वेस्टर्न और बाकी ख्यालात से जोड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले अपनी जड़ों को काटना होता है। दूसरे नंबर पे होता है स्टेप डीस्टेबलाइजेशन। डीस्टेबलाइजेशन में बड़ी ही चतुराई से, कौशल से जो समाज के ही कुछ लोगों को चुना जाता है और समाज के कुछ लोगों को अपना टूल बनाकर, उन्हें हीरो बनाकर समाज में उतारा जाता है और फिर वो फैलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, पुरानी परंपराएं गलत हैं। अगर आप थोड़ा भी उस तरफ सोचते हैं तो इसका मतलब आप सो कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव हैं, आप दकियानूसी विचारों के हैं। और फिर आपके समाज की खामियां निकालना शुरू कर देते हैं, जो पॉजिटिविटी है उसको रोक देते हैं और खामियां निकालकर उसमें इतना क्लासिफिकेशन, इतना स्ट्रैटिफिकेशन कर देते हैं कि वो कहा जाता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे छोड़ें और किसे पकड़ें। इसी का एक, कई इतिहासकार कहते हैं कि जो कास्ट शब्द है वो वास्तव में पुर्तगाली स्पेनिश शब्द है, जिसे रवांडा में कॉलोनियल पावर्स ने अपनाया। वो भारत में कास्ट ले आए और कास्ट जब ले आए, ये भारत का शब्द ही नहीं है। और जब भारत में ले आए तो भारत में वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए कास्ट, सब कास्ट और इतना ज्यादा वर्गों में, इतनी ज्यादा श्रेणियों में बांट दिया कि जो हमारा मूल तत्व था, जो हमारा मूल स्ट्रक्चर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और यह कहा जाता है कि इस समय खूब लेखन, इतने सोर्स पैदा कर दो, इतनी लिखावट पैदा कर दो, इतनी चीजें ला दो कि अगर पुरानी चीजों से लाकर हम प्रूफ भी करने की कोशिश करें कि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा इतिहास ऐसा नहीं था, तो उसके खिलाफ इतने सोर्सेज मिल जाएंगे कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी सोची समझी चाल है। जरा फिर से मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए कि 3 चरणों में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक तरह से वैचारिक अत्याचार है।
सबसे पहले डिमोरलाइज किया जाता है, आपके धर्म आपके कल्चर को डिमोरलाइज कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेज, डिस्टेबलाइज किया जाता है, आपकी बातों को काटकर उसके खिलाफ बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे तर्क, बहुत सारी साहित्यिक बातें रच दी जाती हैं कि आप अपनी बात को लाख चाहकर भी प्रूफ ना कर पाए। और तीसरा और लास्ट होता है क्राइसिस, सबवर्जन का तीसरा चरण। इन दोनों डिमोरलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन से एक ऐसे समाज का गठन हो जाता है जहां पर हर बात को लेकर क्लैश है, हर बात को लेकर कोशिश की जाती है टकराव हो। आप देखिए हमारे यहां आर्य द्रविड़ विवाद, जातियों का विवाद, कलर को लेकर विवाद, हर बात पर विवाद है। और ये क्राइसिस इस लेवल तक आ जाती है जब सारी जो यूनिटी है उस सोसाइटी की, उस नेशन की, उसे समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने के बाद अपने तरीके से रूल किया जाता है। यह है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और कहीं ना कहीं ये बात हमारे इतिहास लेखन में, हम ब्रेजनेव की बात को पूरा अगर ना माने तो हम नकार भी नहीं सकते। ये हमारे साहित्य लेखन में, हमारे इतिहास लेखन में बड़ा स्पष्ट दिखती है। हमें इन चीजों से बचना होगा। कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर दिखती है कि जो हमारा गौरवकारी पक्ष है, जो हमें क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए कि जीरो का आविष्कार, जीरो की सोच करने वाला वो भारतीय ही क्यों हुआ। हमें क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें क्यों इस पे गौरव नहीं होना चाहिए कि जो सबसे पहली और सबसे विस्तृत अर्बन सिविलाइजेशन है वो भारत की है। और आज अगर नासा में 40% जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं, या फिर अमेरिका में और ब्रिटेन में जो चिकित्सक लॉबी है, डॉक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा भारतीय हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विद्वत्ता, कहीं ना कहीं भारतीयता को लेकर हमें श्रेय तो देना होगा, गौरव तो करना होगा। लेकिन इन चीजों से हमारे अंदर एक हीन भावना हमारी परंपराओं को लेकर, हमारे अतीत को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर भर दी गई। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी समाज पर राज करना हो तो उसके इतिहास को, उसके शिक्षा को कलंकित कर दो। और इतिहास में उस समाज को ऐसा, सामाजिक व्यवस्था को ऐसा कलंकित किया गया कि ले देकर ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से भारतीय लड़ रहे हैं, इनमें कभी कोई एक ऑर्डर, एक बहुत प्रोग्रेसिव व्यवस्था रही ही नहीं। एक हीन भावना क्रिएट करने की कोशिश की गई। आर्य विदेशी थे, इसको इतना बताया गया, आर्यों को अत्याचारी बताया गया, जबकि अभी प्रूफ नहीं था कि आर्य सही में मध्य एशिया से आए हैं या नहीं। मैंने एक पूरा आर्यों के विदेशीपन पर एक पूरा वीडियो आपसे बात की है कि स्वदेशी और विदेशी थे या नहीं। विदेशी अब ऐसा लग रहा है प्रूफ होगा कि नहीं है, और स्वदेशी थे या नहीं अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन जो नहीं सिद्ध है उसको बता दिया गया। और इसी कारण कई तरह की लड़ाइयां आपस में, आर्य द्रविड़ विवाद, सवर्ण और असवर्ण कहें दलित विवाद, आदिवासी मूल निवासी बनाम विदेशी विवाद, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। तो ये सब हमें ये देखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा हमारी अच्छाइयों को लेकर किस तरह बुराई में बदला गया और वास्तविकता क्या है, यही तो पड़ताल करना इतिहास का काम है। तो अगर कोई आवाज उठ रही है, अगर अल्टरनेटिव आइडियाज आ रहे हैं, तो एक समय है जब स्वतंत्र लेखन होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, राजनीति का अगर वो वैचारिक आधार पर केवल इतिहास लिखा जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसा इतिहास लेखन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इतिहास अभी तक लिखा गया वही इतिहास है, उसमें कॉमा विराम भी चेंज ना किया जाए। जो विद्वान थे उन्होंने सारी दुनिया में ऐसा, मतलब उनको क्लेम या उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाए, तो इससे बचना है। सब में खामियां हैं, सब किसी ना किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित रहे हैं। तो अब जब विमर्श आया है तो एक टोटलिटेरियन, एक ऐसी हिस्ट्री की तरफ जरूर बढ़ा जाए जब एक बेहतर
वास्तविक इतिहास का निर्माण हो सके। हमने कहा गया कि यह रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है या रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री है। सच्चाई यह है कि भारत को दोनों की जरूरत है, रीराइटिंग की भी जरूरत है, क्योंकि इतिहास में तथ्यों के खोज अब 21वीं सदी में बड़े सारे वैज्ञानिक आधार पे हो रहे हैं। सैटेलाइट्स के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसके माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से। तो जो 19वीं सदी 20वीं सदी में लिखा है इतिहासकारों ने, जरूरी नहीं है कि वो इस लेवल पर साइंटिफिक रिसर्च कर सके हों। अब नए टूल्स आए हैं तो नई बातें आएंगी, और जो नई बातें आती हैं और पुराने तथ्य को नकारती हैं, तो हमें लिखना चाहिए। यही रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है। साथ ही साथ रिकॉन्स्ट्रक्शन भी करना होगा। हमारे इतिहास में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है कि कुछ तत्वों को बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया और बड़े सारे पेरिफेरी और मूल चीजें छूट गई हैं। जब हम मेडिवल एज की बात करते हैं तो सारा इतिहास मुगल कालीन हो जाता है, जबकि मुगल भारत था ही नहीं। मध्यकालीन इतिहास था, उसमें मुगल दिल्ली, मुगल आप कहिए साम्राज्य हो सकता है, उसकी पेरिफेरी थी। हम क्यों ना लगभग 600 साल तक चलने वाले अहोम साम्राज्य को पढ़ें? हम क्यों ना किसी नायक लचित बरफुकन की बात करें जिसने औरंगजेब जैसे ताकतवर सम्राट की सेना को अहोम में घुसने नहीं दिया? हम क्यों ना विंध्य के नीचे, जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं जहां बहुत तरह के साम्राज्य रहे, हम क्यों ना विजयनगर एम्पायर की बात करें सल्तनत काल में? तो जो उस समय की परिस्थितियां रही हैं, जो उस समय का और हमारा हिस्ट्री रहा है, जो लोकल हीरोज रहे हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया गया। आपको आश्चर्य होगा, आपकी इतिहास की एक किताब में, एनसीईआरटी में, खानाबदोश, घुमंतू और जनजाति समाज के चैप्टर में केवल 10 लाइनों में अहोम साम्राज्य को समेट दिया गया है। तो क्या ये जस्टिस है? क्या ये न्याय है हमारे संपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए? तो एक अच्छा समय है जब हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करें अपनी हिस्ट्री को। हमेशा किसी न किसी प्रभाव में जो इतिहास लिखा गया है, अब एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, इतिहास ऑब्जेक्टिव लिखा नहीं जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि साइंस के टूल और बहुत सारे नए आप कहे उपागम पैदा हुए हैं। इस तरीके से हम क्यों ना लिखें? और भारतीय इतिहास को निसंदेह एक नए चश्मे से देखे जाने की जरूरत है, और वो ऐसा हो जो न काला हो, न हरा हो, न लाल हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखाई दे। और चाहे जिस तरह इस सरकार पे जो भी आरोप लगते, कुछ बातें बहुत अच्छी हुई हैं। वो जो जबरदस्ती या बलपूर्वक तथ्यों को मोड़ा गया है अपने फेवर में, उसको हटाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस सरकार की आए अपने विचार से कोई गलत तथ्य लाना चाहती है, कोई फंडामेंटलिज्म आना चाहता है, वो उसको कभी स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक अपने इतिहास पे हमें गर्व नहीं होगा, जब तक हम इतिहास की सच्चाई नहीं जानेंगे, तब तक भारत जो बार बार विश्व गुरु की बात करता है, जो बार बार ये कहता है कि आने वाला समय अब सारा विश्व कहता है कि भारत का होगा, लेकिन जब तक इन चीजों में हम उलझे रहेंगे और जब तक अपने आप में हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हम वास्तविक तौर पर इतने शानदार रूप से खड़े ही नहीं हो पाएंगे कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकें। इसलिए पहले होमवर्क को सही करना होगा। पहले ये जो अलग अलग चीजों में जो टकराव है, उसे किस तरीके से सही किया जाए, इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास लेखन बेहतर तरीके से किया जाए, थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी लाई जाए, और खासकर जो गलतियां रही हैं लेखन की, उसे जरूर से जरूर सुधारा जाए। तो मेरा आज का जो आपसे चर्चा थी वो इस विषय को लेकर थी कि बार बार इतिहास पर ही क्यों विवाद उठता है, और जैसे ही मुगल नाम आता है, जैसे कहीं कोई ऐसा तथ्य
चेंज किया जाता है या विश्लेषण कोई नए संदर्भ में होता है जहां पे कोई मुस्लिम शासक है, तो क्यों हिंदू मुस्लिम किया जाने लगता है, क्यों हमारा सेक्युलरिज्म प्रभावित होने लगता है? क्योंकि ये तो मान के चलिए कि जो ये शब्द है सेक्युलरिज्म, इसका सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग हुआ है तो वो हमारे देश में हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो और चाहे वो हिस्टोरिकल हो। इसलिए सही तरीके से मैं वो बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म वन वे कैसे हो सकता है, ये टू वे, ऑल वे होना चाहिए। सभी की तरफ से हाथ बढ़ाना होगा, तब जाकर हम सही तरीके से चीजों को लिख पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से जो मतभेद हैं अभी इतिहास लेखन को लेकर, उस पर ये बात रही। यदि अब आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए। सर, आधुनिक समय में कुछ रिसर्च ऐसे आए हैं जो ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ने बमुश्किल 10 से 12 मंदिर तोड़े, और वो भी उसने राजनीतिक कारणों से तोड़े। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए, और उसके समय में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसको बुरा नहीं कहा जाना चाहिए। तो सर, इसके बारे में मैं जानना चाहता था। नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में केवल भारतीय लेखकों ने ही नहीं लिखा, कुछ यूरोपीय विद्वानों में, ट्रॉस्के जैसे लोगों ने भी लिखा है जो आपने बात कही। और एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, आपने पट्टाभी सीतारामैया का नाम सुना होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस की, एक तरह से कांग्रेस का इतिहास नामक किताब भी लिखी। वो भी कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में वो औरंगजेब ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वहाँ बड़ा अत्याचार होता था। तो ऐसे कई विमर्श हैं, और जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, ये वही बातें हैं जो बचाने का प्रयास करती हैं औरंगजेब को, जो वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के फैब्रिक को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा फैक्ट को अपने तरीके से घुमाती हैं। मैं आपको इसका एक पक्ष देता हूं। अगर इन लोगों ने ऐसा लिखा तो आप खुद उस समय के इतिहास को देखिए। जब हम फतवाए आलमगीरी की बात करते हैं, जब हम मासीरे आलमगीरी की बात करते हैं, तो जब मासीरे आलमगीरी में साकी मुस्तैद खान स्पष्ट लिखता है, उसने तो यहां तक लिखा है कि बहुत सारे विभागों की जो औरंगजेब ने स्थापना की, आपने मुहतसिब का नाम सुना होगा, एक मोरल पुलिसिंग की तरह था, तो लिखता है कि मंदिरों को तोड़ने के लिए एक अलग सा विभाग गठित कर दिया गया था। उसमें आलमगीरी में यह भी साफ लिखा है कि 1669 में एक आदेश पारित किया था उसने 1669 में कि अब कोई नया मंदिर ना हिंदू बनाएगा, और जो टूटा हुआ मंदिर है उसे जीर्णोद्धार भी नहीं करा सकता। फिर उसकी अन्य पॉलिसीज को देखिए आप, चाहे वो जजिया लगाने की बात हो, ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बात हो, तो इन सब बातों को लेकर कौन सा तर्क ज्यादा दिखता है? फिर आप उस साइकोलॉजी को समझिए, ह्यूमन बिहेवियर। और अगर आपको किसी के स्वाभिमान को मारना हो ना, तो आप उसके धर्म की, आप उसकी संस्कृति की सबसे जो आस्थावान चीज है उसको दबा दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तोड़ा भी तो किसको तोड़ा उसने? आप देखिए, एक तरफ वो काशी का मंदिर तोड़ता है, मथुरा जाता है, सोमनाथ जो पहले गजनई और अलाउद्दीन खिलजी ध्वस्त कर चुके हैं फिर जाता है। तो वो 10-12 की बजाय आप क्वांटिटेटिव भी तोड़े हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप ग्वालियर के किले जाएंगे, वहां पीछे की ओर जैनों के, जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थंकरों के और जो संत हैं उनकी मूर्तियां हैं, और कुछ नहीं तो उनकी नाक तोड़ दी गई है या आंख तोड़ दिया गया है, केवल एक ध्वंस दिखता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। तो मेरा यह मानना है कि एक दायरा जरूर है 10-12, कुछ लोग कहते हैं, उसके तर्क देते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे उस समय के कॉन्टेम्परेरी जो हिस्टोरियन और विद्वान हैं वो लिखते हैं। और अगर हम पूरे विमर्श को देखें तो ये तर्क सही नहीं ठहरता कि वो बहुत धर्मांध नहीं था या बहुत सारे मंदिर नहीं तोड़े होंगे। तो मुझे लगता है सेटिस्फाइड है आप? यस जी। और कोई प्रश्न? यस सर, लेकिन क्या मुगल हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? क्योंकि वो हमारे देश में मुस्लिम योगदान को भी रेखांकित करते हैं, तो क्या उनको हटाया जाना या कम किया जाना अनुचित नहीं है? बहुत बढ़िया, आपने शायद, मैं पूरे मुद्दे इसी इशू को मैं बताने के लिए इस विमर्श को लेकर आया था। सबसे पहले भारतीय इतिहास का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है
बहुमूल्य पाठ है मुगल इतिहास। अगर कोई भी कहता है या कोई कोशिश करता है हटाने की, तो भारतीय इतिहास के साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है। एक बड़ा समय रहा है। अगर हम सल्तनत से लेके देखें तो 1200 से लेकर और 1526 जो टर्क हम कहते हैं सल्तनत काल, और 1526 से लास्टली 1857 तक मुगल काल है। तो मुगल काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे हम अनदेखी नहीं कर सकते, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी उपलब्धियां हैं जो हम लोगों ने मिलकर की हैं, और इसलिए उसे अगर कोई नकार रहा है तो वो गलत कर रहा है। लेकिन इस विमर्श का विषय केवल ये है कि मुगल काल नहीं हटना चाहिए, लेकिन मध्यकाल मुगल काल नहीं है। मुगल दिल्ली और उसके आसपास की सत्ता में है, उन्होंने अच्छा किया तो कुछ बुरी बातें भी वो भी पता होना चाहिए। औरंगजेब ने गलती की है, अगर कुछ उसके अंदर फंडामेंटलिज्म था, पता होना चाहिए। अकबर ने चित्तौड़ के किले में अपना उदार पक्ष खोया है, उग्रवादी दिखा है, पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें उन हमारे नायकों को भी पढ़ना चाहिए जो वास्तव में रियल हीरोज रहे हैं इस देश के, जैसा मैंने लचित बरफुकन साहब की बात की, या नीचे अगर हम देखें तो हमारे जो दक्षिण भारत के नायक हैं जिसे हम कम पढ़ते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मुगलों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इतिहास में, साथ चलना चाहिए और पूरा प्रश्रय देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हटाया जा सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर वैसा किया जाता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन सर क्या आधुनिक समय में हमें ऐसे विवादित मुद्दों से बचना नहीं चाहिए? क्योंकि इससे हमारे समाज की एकता भी खंडित होती है। तो अगर ऐसे इतिहास के कुछ विवादित पहलू रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम या अन्य तरह का कोई विवाद रहा है, तो क्या उनसे हमें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आज के समय में कोई गलत इफेक्ट न पड़े और हमारा आज का समाज इंटीग्रेटेड रहे? शायद इसी विषय के लिए जो कड़वे सत्य हैं उनको छुपाया गया है। मुझे लगता है 21वीं सदी में हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है, एडुकेशन है, वो सब इस लेवल पे आ गया है। और जो हमारी इतने सालों से हमारी संस्कृति एक साथ रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है, इन बातों से कि अतीत में क्या हुआ, अगर कुछ गलत हुआ है और उसको लेकर अगर हम आज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या हम कोई मुस्लिम वर्ग के विरुद्ध कोई अपनी ऐसी राय बनाते हैं जो सही नहीं हो, तो ये तो गलत है ही है। इतिहास का ये विषय नहीं है कि पुराने अतीत में जो हुआ, कुछ गलत हुआ, उसको दिखाएं तो झगड़ा बढ़े, संघर्ष बढ़े। अरे ये तो विषय है कि अतीत में जो गलतियां हुई उसको जानो, और जानने के बाद ऐसा न हो यह अपनाओ। अगर कुछ गलत हिंदू से हुआ है वो भी बताया जाए, अगर मुस्लिम वर्ग से हुआ, यहूदी से हुआ, ईसाई से हो, वो भी बताया जाए। इतिहास का मतलब है ऐसा निश्चित ही हुआ। हाँ, एक चीज की जा सकती है, इंडिया इन मेकिंग, राष्ट्र निर्माण के दौर में जब हैं तो जो बेसिक लेवल है, जहां क्लास 10th तक के बच्चे हैं, मेच्योर्ड माइंडसेट है, वहां ना बताया जाए। लेकिन जब हम रिसर्च और हायर एजुकेशन में आते हैं तो हमें वो बातें, हमें अपना कड़वा सत्य पता होना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। और इतिहास यही कहता है कि अतीत से सबक लेना। अगर हम उन बातों को लेकर आज लड़ते हैं तो हमने सबक कहां लिया, तो इतिहास की समझ ही नहीं रही। एक बात मैं और कहूंगा, एक बॉलीवुड के लेखक हैं, उन्होंने मुगलों को कहा वो ग्लोरीफाइड डकैत्स हैं। एक पक्ष है, कई बातें जो बढ़ा चढ़ा कर की गई, जब वो शुरू में आए, उन्होंने लूटा है देश को, उन्होंने हत्याएं की हैं, तो ये बात हम क्यों नहीं बताते? और रही बात आज के मुस्लिम, हमारे जो भाई, हमारी जो समाज है, पहली बात, मुगल ये इस्लाम या ये मुस्लिम नहीं है। आपने पढ़ा होगा बाबर जो मुगल था, उसके जो हेरिटेंस है वो क्या है? वो एक तरह से मंगोल है, वो एक तरह से तुर्क है, तो दोनों से मिलाकर बना हुआ है। और जो ये आज का मुस्लिम जो भारत में इस्लाम रह रहा है, वो ज्यादातर देखेंगे तो भारतीय पृष्ठभूमि और उसका किसी मंगोलों से, किसी तुर्क से, किसी उज्बेक से लेना देना नहीं है। तो पहली चीज है कि उस चीज को हमें छोड़ना होगा। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि सही चीज पढ़ाकर, सही तरीके से प्रस्तुत कर कर हमारे संबंधों को मजबूत किया जाता है, न कि उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है।
ठीक है, थैंक यू।